नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को तो सब्सक्राइब कर रखा है किंतु बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। तो मेरा काम है जो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, समस्त सूचनाओं को एकत्रित करके आप तक प्रेषित करना। किंतु जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन कैसे आएगी और कैसे आप सूचनाओं को देख पाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए आप सभी से आग्रह है कि बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सूचनाएं आपको पल पल की मिलती रहें। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी जैसे लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी व समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण सूचनाएं सबसे पहले आप तक प्रेषित की जाती हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। पहली सूचना, एपीएस भर्ती न निकलने से प्रतियोगी मायूस। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सभी परीक्षाओं को परीक्षा कैलेंडर में शामिल किया गया है, किंतु एपीएस भर्ती का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए मायूसी की खबर है। तो क्यों ना मायूस हो, क्योंकि उनकी भर्ती को ना ही निकाला गया है और ना ही परीक्षा में उनका कोई उल्लेख हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से है। एपीएस भर्ती न निकलने पर प्रतियोगी मायूस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संशोधित परीक्षा कैलेंडर से प्रतियोगियों में थोड़ा खुशी और थोड़े गम की स्थिति है। प्रतियोगियों की मांग पर स्टाफ नर्स परीक्षा 2021 की नई भर्ती को कैलेंडर में शामिल किया गया है, लेकिन एपीएस यानी अपर निजी सचिव की भर्ती निकाली नहीं गई है। इससे एपीएस की भर्ती निकालने की मांग कर रहे प्रतियोगी छात्रों में मायूसी है। यूपीपीएससी ने कुछ महीने पहले स्टाफ नर्स की 448 पदों की भर्ती निरस्त कर दी थी। प्रतियोगियों का कहना है कि आयोग को 250 पदों की भर्ती का अधियाचन मिल चुका है, विज्ञापन भी तैयार है, लेकिन उसे जारी नहीं किया जा रहा है। वहीं आयोग के अधिकारियों का कहना है कि एपीएस की भर्ती निकालने के लिए शासन की अनुमति की प्रतीक्षा है। तो दोस्तों, ये भर्ती बीच में आ सकती है और जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा कैलेंडर में नीचे नोट करके लिखा हुआ है कि इस परीक्षा कैलेंडर में कभी भी जो है बदलाव किया जा सकता है। तो इस प्रकार से छात्रों को अभी भी उम्मीद है कि शायद 250 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो जाए और उसे कहीं न कहीं से परीक्षा में शामिल कर लिया जाए। इसके बाद अगली खबर है, पीसीएस 2020 का रिकॉर्ड तोड़ने की चुनौती। कोरोना संक्रमण के नियंत्रित होते ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। परीक्षाओं का दौर 25 जुलाई से शुरू होना है। हर किसी की नज़र 24 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा पर है। आयोग ही नहीं, प्रदेश में भी यह सबसे बड़ी परीक्षा है। मौजूदा अध्यक्ष संजय श्रीनेत के समय इस परीक्षा को कम से कम समय में पूरा कराकर रिजल्ट जारी करने की चुनौती है। कुछ ऐसी ही स्थिति पीसीएस 2020 की परीक्षा को लेकर बनी थी। कोरोना संक्रमण की पहली लहर में पीसीएस 2020 की परीक्षा टालनी पड़ी थी, लेकिन स्थिति सामान्य होने के बाद तत्कालीन आयोग अध्यक्ष प्रभात कुमार ने ताबड़तोड़ परीक्षा कराकर कम समय में रिजल्ट जारी कराया था। उस समय यूपीपीएससी ने 21 जून को पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा कराने का कार्यक्रम जारी किया था, लेकिन कोरोना की भयावह स्थिति होने पर उसे स्थगित कर दिया गया था। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2021 की परीक्षा 24 अक्टूबर को प्रस्तावित है और पूरा साल भर के अंदर जल्दी से जल्दी इसको पूरा करने की चुनौती अध्यक्ष श्रीनेत जी पर रहेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है, उच्च शिक्षा में उत्तर प्रदेश औसत से पीछे। बिहार, छत्तीसगढ़ और असम में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले सबसे कम। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण की 2019-20 की रिपोर्ट से मिली जानकारी।
उच्च शिक्षा के नामांकन को बढ़ाने में केंद्र सरकार भले ही दिलचस्पी दिखा रही है, लेकिन बिहार, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों की इसमें कोई रुचि नहीं है। तभी तो इन राज्यों में उच्च शिक्षा हासिल करने वालों की संख्या सबसे कम है। बिहार में तो उच्च शिक्षा हासिल करने वालों का सकल नामांकन अनुपात सिर्फ 14.5% है, यानी 18 से 23 साल की उम्र के प्रत्येक 7 में सिर्फ एक युवा ही उच्च शिक्षा हासिल कर रहा है। वहीं असम का GIR 17.3% और छत्तीसगढ़ का GIR 18.5% रहा है। यानी दोनों राज्यों में 18 से 23 साल के उम्र के प्रत्येक 6 में से एक युवा ही उच्च शिक्षा हासिल कर रहा है। उच्च शिक्षा के नामांकन से लेकर यह जानकारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट से सामने आई है। इससे सभी राज्यों की उच्च शिक्षा के योग्य 18 से 23 वर्ष की उम्र की कुल आबादी और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे छात्रों की संख्या के आधार पर सकल नामांकन अनुपात तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में GIR का राष्ट्रीय औसत 27.1% है। हालांकि इसमें बंगाल, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे करीब 2.5 दर्जन भर ऐसे राज्य हैं जिनका GIR देश के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शिक्षा में बंगाल का GIR 19.9%, यूपी का GIR 25.3%, गुजरात का 21.30%, मध्य प्रदेश का 24.2% और झारखंड का 20.9%, त्रिपुरा का 20.2%, राजस्थान का 24.1% और नागालैंड का 18.5% है। तो दोस्तों इस पूरी न्यूज़ को मुझे पढ़ने का मतलब ये था कि उच्च शिक्षा के नामांकन से संबंधित प्रश्न यूजीसी, खास करके जो छात्र यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी के फर्स्ट पेपर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उच्च शिक्षा का भारत में नामांकन का अनुपात क्या है और कौन से राज्य पिछड़े हैं और कौन से राज्य उच्च स्थिति पर हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, यूजीसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय कोरोना से मरने वाले माता पिता के बच्चों का खर्च उठाएंगे कुलपति और शिक्षक। लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्रा जिनके माता या पिता अथवा दोनों का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है, उनकी पढ़ाई का खर्च कुलपति और शिक्षक उठाएंगे। इसके तहत कुलपति ने ऐसे एक छात्र का खर्च उठाने की घोषणा शुक्रवार को कार्य परिषद की बैठक में करते हुए अन्य शिक्षकों से भी आह्वान किया है। इसी तरह से दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। टीटी आजीवन मान्य करने के लिए शासन को भेजा प्रस्ताव। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा फैसला लिया गया था, अभी कुछ ही दिन पहले फैसला लिया गया था कि टीटी को आजीवन मान्य कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यह फैसला 1 जनवरी 2011 से लागू किया जाएगा। तो अभी तक छात्रों में संशय था और छात्र चाहते थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा प्रस्ताव भेजे, किंतु अभी तक नहीं हो पाया था, जिससे छात्रों में मायूसी थी और कहीं न कहीं शंका का समाधान भी नहीं हो पाया था। किंतु अब सरकार खुद एक्टिव हो गई है। मैंने पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है, केंद्र सरकार के हर फैसले को शीघ्रता से, अति शीघ्रता से लागू करते हैं और इसी कड़ी में इन्होंने टीटी आजीवन मान्य करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा को आजीवन मान्य किए जाने के बारे में प्रस्ताव राज्यों को भेजे जाने के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन को टीटी आजीवन मान्य किए जाने का प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव प्रदेश में संभावित शिक्षक पात्रता परीक्षा को देखते हुए भेजा गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से इससे पहले 2020-21 की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के लिए 15 जून से आवेदन शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया था। कोविड के चलते शासन की ओर से अभी तक इस तिथि को मंजूरी नहीं मिल पाई है। ऐसे में अब सचिव परीक्षा नियामक की ओर से आजीवन टीटी को मान्य किए जाने के प्रस्ताव से अब तय हो गया है कि नई शिक्षक पात्रता परीक्षा में आजीवन टीटी मान्य किए जाने का नियम लागू होगा।
तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए जो प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का स्वप्न देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। और यदि शासन द्वारा इसको मान लिया जाता है और अंततः मान लिया जाएगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, तो छात्रों के लिए बहुत ही बड़ा फायदा होगा। 2011 1 जनवरी 2011 के बाद जितने लोगों ने टेट का सर्टिफिकेट प्राप्त किया था और जिसकी वैधता खत्म हो चुकी थी, उन सभी को सर्टिफिकेट पुनः वितरित किए जाएंगे। साथ ही साथ इससे ये भी फायदा होगा, अगर इसके टेट 2021 के पहले सरकार इसको मान लेती है और अनुमति प्रदान कर देती है, तो 2021 की परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होंगे जिनका प्रमाण पत्र अवैध हो चुका था, क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश सरकार पुनः शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र जारी करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 9.2 लाख ने कराया रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर बात करेंगे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट की। यहाँ पर आप देख रहे हैं राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में भविष्य में विज्ञापित होने वाले समूह के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में शामिल होने के लिए शुक्रवार तक 9,20,202 अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इनमें से 4,78,482 अभ्यर्थियों ने आवेदन शुल्क जमा किया है। आवेदन शुल्क जमा करने वाले 4,77,490 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भी जमा कर दिए हैं। चयन के लिए पीईटी में शामिल होना अनिवार्य। आयोग अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने कहा है कि समूह ग के पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों का पीईटी में शामिल होना अनिवार्य है। आयोग की ओर से विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद पर चयन की मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की श्रेणीवार शॉर्टलिस्ट उनके पीटी के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी पीटी में शामिल नहीं हुआ है तो वह मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जून से लेकर अगस्त तक आयोग पुरानी भर्तियों से जुड़े तकरीबन 6,000 पदों के अंतिम चयन परिणाम घोषित कर देगा। तो दोस्तों ये पेट छात्रों के लिए जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। और अभी जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 लाख फॉर्म पड़े हैं और कम से कम 12 से 13 लाख फॉर्म पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद अगली खबर है, कई विश्वविद्यालय एक समान पाठ्यक्रम लागू करने को तैयार। उच्च शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालयों ने भेजी रिपोर्ट। गोरखपुर विश्वविद्यालय में ऊहापोह और लखनऊ विश्वविद्यालय में विरोध। ऐसे में अभी तक इसे लागू करने को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षिक स्तर 2021-22 से स्नातक स्तर पर 70% एक समान पाठ्यक्रम लागू करने के प्रस्ताव पर ज्यादातर विश्वविद्यालय सहमत हैं। 30% कोर्स खुद विश्वविद्यालय तय करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालयों की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में ज्यादातर इनके पक्ष में है। सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसका विरोध किया है। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के रजिस्ट्रार की ओर से रिपोर्ट भेजी गई है कि इस पर अभी कुलपति की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। ऐसे में अभी तक इसे लागू करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, फिर शुरू होंगे प्राचार्य पद के इंटरव्यू। कोविड के कारण अभिलेख सत्यापन और इंटरव्यू हो गए थे स्थगित। प्रधानाचार्य के 290 पदों पर होनी है भर्ती। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य पद भर्ती के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया जल्द ही फिर शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एक सप्ताह इंटरव्यू की नई तिथियां जारी करने की तैयारी में है। शुक्रवार को आयोग में हुई बैठक में प्रधानाचार्य भर्ती समेत कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई है। अशासकीय महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य की 290 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए लिखित परीक्षा पिछले साल 29 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। प्रधानाचार्य पद की भर्ती परीक्षा कुल 917 अभ्यर्थी पंजीकृत थे और इसमें से 743 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। कुछ माह बाद आयोग ने परीक्षा परिणाम जारी कर दिया और इसके बाद सभी सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू 20 मार्च से शुरू हुआ था, किंतु कोरोना महामारी के कारण ग्रहण लग गया था और पुनः जो है साक्षात्कार शुरू किए जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 50 की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी इंतजार। अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 46 के तहत एक
विषय भूगर्भ विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद और विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए तकरीबन 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। लिखित परीक्षा 26 मई से प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अभ्यर्थियों को अब परीक्षा की नई तिथि जारी होने का इंतजार है। परीक्षा प्रयागराज के विभिन्न केंद्रों पर अलग अलग चरणों में आयोजित की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं परीक्षा सिर्फ प्रयागराज में ही आयोजित की जाएगी, अन्य जिलों में परीक्षा नहीं आयोजित की जाएगी। यूपीएसईएससी के सूत्रों के मुताबिक परीक्षा की नई तिथियां जारी होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। दरअसल कोविड के कारण स्थगित हुई अन्य भर्ती परीक्षाओं की भी नई तारीखें जारी की जा रही हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथि अन्य भर्ती परीक्षाओं की तिथियों से न टकराए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भर्ती परीक्षाओं से न टकराए, ये तो अच्छी बात है, किंतु अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संपूर्ण परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हुआ है। अभी यदि उच्च शिक्षा आयोग यानी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यदि अभी कैलेंडर जारी नहीं किया जाता है और इसके पहले टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तिथियां घोषित की जाती है या फिर पेट भर्ती की परीक्षा की तिथि घोषित किया जाती है, तो इससे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक झटका लगेगा, उनको मायूस होना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा फिर उनकी जल्दी नहीं हो पाएगी, क्योंकि रविवार को परीक्षाएं होती हैं, रविवार को ही परीक्षा होना है। तो इससे कोई भी रविवार खाली मिलेगा, संडे खाली मिलेगा, यह असंभव हो जाएगा। और अन्य दिनों परीक्षा कराई नहीं जाती, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं विभिन्न विभागों में, संडे का दिन खाली रहता है, इसी दिन परीक्षा सभी लोग देना चाहते हैं। अब देखते हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि परीक्षा की जो तिथियां हैं वो तो बहुत ही अतिशीघ्र जारी करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा परीक्षा की तिथियां बहुत ही जल्द जारी कर दी जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है, अपात्रों के चयन पर सवाल, आयोग से मांगी प्रतीक्षा सूची। एलटी ग्रेड हिंदी में अपात्र अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल उठाते हुए अन्य अभ्यर्थियों ने मांग की है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रतीक्षा सूची जारी करे और पात्रता के बावजूद जो अभ्यर्थी चयन से वंचित हो जाए उन्हें चयनित किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि हिंदी में जो भी छात्र अपात्र हुए हैं उनकी जगह पर जो है प्रतीक्षा सूची जारी करके नए लोगों को अवसर प्रदान किया जाए। फीस के मामले में निर्णय लेने के लिए सौंपा ज्ञापन। डीआईओएस ने 3 दिन के भीतर निर्णय लेने का अभिभावकों को दिया आश्वासन। निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूलने के मामले में शुक्रवार को अभिभावकों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला विद्यालय निरीक्षक आर.एन. विश्वकर्मा से मिला। अभिभावकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक को बताया कि उनकी ओर से फीस का विवरण मांगे जाने और पुरानी फीस लेने के आदेश के बाद भी निजी स्कूलों का प्रबंधन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। प्रदेश सरकार एवं जिलाधिकारी के निर्देश का निजी स्कूल प्रबंधन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि 3 दिन के भीतर जवाबदेही देने पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने INI CET परीक्षा 1 महीने के लिए टाली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स द्वारा 16 जून को आयोजित की जाने वाली परीक्षा को 1 महीने के लिए टालने का आदेश दिया है। कोरोना के मद्देनजर शीर्ष अदालत ने यह निर्णय लिया है। तो दोस्तों इस परीक्षा को और भी 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। अब देखते हैं अगली परीक्षा की तिथि कब घोषित होगी। सरकारी विद्यालयों में 6ठी से 9वीं तक दाखिले शुरू। शिक्षा निदेशालय ने कहा गलती होने पर दोबारा भर सकते हैं फॉर्म। 9वीं में दाखिला लेने से चूके तो 21 अगस्त तक सीधे स्कूल में करें आवेदन। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिल्ली की खबर है और एडमिशन की प्रक्रिया का सिलसिला अब शुरू हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, रिजल्ट से पहले छात्रों के नामों की वर्तनी में सुधार का मौका। यूपी बोर्ड वर्तनी में सुधार के लिए 14 से 15 जून को खोली जाएगी वेबसाइट, सचिव ने जारी किए निर्देश। तो जो छात्र हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पास किए हुए हैं उन छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। उन सभी छात्रों से आग्रह है कि अपने मार्कशीट में, अपने रिजल्ट में, प्रमाण पत्र में अभी सुधार करवा लीजिए, क्योंकि बाद में जब आप लोग नौकरी पाएंगे, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी तो आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
तो इस प्रकार से अभी से वेरिफिकेशन करवा लीजिए ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आए आपको भविष्य में। इसके बाद अगली खबर है 15 जुलाई के बाद परीक्षा कराएगा राज्य विश्वविद्यालय। परीक्षा समिति की बैठक में नहीं लग सकी अंतिम मुहर। मंडल में 2.66 लाख देंगे परीक्षा और 1.6 लाख एक होंगे प्रोन्नत। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू राज्य विश्वविद्यालय और उससे संबंध मंडल के चारों जिलों प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ के कॉलेजों में अध्ययनरत स्नातक अंतिम वर्ष और परा स्नातक अंतिम सेमेस्टर के अलावा स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं 15 जुलाई के बाद कराई जाएंगी। इसके बाद अगली खबर है 14 जेलों के बंदियों की प्रतिभा को तराशेगा मुक्त विश्वविद्यालय। नए सत्र से 13 और जिलों की जेल में उच्च शिक्षा लेंगे बंदी। बंदियों को उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय को प्रस्ताव आए हैं। नए सत्र की प्रक्रिया शुरू होते ही कैदियों को प्रवेश का कार्य शुरू होगा। दाखिला के बाद कैदियों को पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रोफेसर सीमा सिंह कुलपति। जेल का नाम सुनते ही आम आदमी के अजीब सा डर पैदा हो जाता है, लेकिन अब जेल में बदली हुई हवा बहने लगी है। अब तक बंदी हाई स्कूल इंटर तक की ही शिक्षा लेते थे, लेकिन अब उच्च शिक्षा की भी मशाल जलने लगी है। यह अवसर उपलब्ध कराएगा उत्तर प्रदेश राजस्थान टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। जेल में बंदी भी पढ़ाई कर अपने अतीत को भुलाकर भविष्य संवार सकेंगे। नैनी सेंट्रल जेल के 41 बंदी अगस्त में परीक्षा देंगे। इसे देखते हुए सूबे के 14 जेल प्रशासन ने मुक्त विश्वविद्यालय को बंदियों को पढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है G7 1 अरब टीका खुराकें दान करेंगे दुनिया के अमीर देश। ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने कहा 10 करोड़ टीके दान करेंगे। बाइडेन ने 50 करोड़ खुराकें दान करने की प्रतिबद्धता जताई है। टीका निर्माण के लिए कच्चे माल के निर्यात पर रोक हटे मैक्रो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बिस बे के बाहर घूमते अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटिश पीएम की पत्नी कैरी, बोरिस जॉनसन और बाइडेन की पत्नी तो दोस्तों कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर अमीर देशों द्वारा सोचा जा रहा है, किंतु भारत जैसे बड़े विशालकाय देश के लिए 1 अरब टीका क्या होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रिटेन की कॉर्बिस बे में दुनिया के सबसे अमीर G7 देशों की शिखर वार्ता शुरू हो गई है। वार्ता के पहले दिन की शुरुआत से पहले ही ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने उम्मीद जताई है कि G7 देश विश्व के गरीब देशों के लिए 1 अरब डोज देने को तैयार हो जाएंगे ताकि टीकाकरण मुहिम तेज हो सके। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 50 करोड़ खुराकें गरीब देशों को दान करने की प्रतिबद्धता जताई है। जॉनसन ने अगले साल तक 10 करोड़ टीके दान करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए।